दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो खबर सुनाने जा रहा हूं वो इतनी बड़ी है कि शायद दुनिया का कोई भी न्यूज चैनल इसे इस अंदाजे में आपके सामने नहीं रख पाएगा। इजराइल से पहले भारत का सऊदी पर बड़ा हमला और इस हमले ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा। देखिए, पूरी दुनिया हैरान है और दुश्मन देशों की बोलती बंद हो चुकी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सीधी अपील है। आप लोग कपड़े उतारकर नाचने वाली लड़कियों के वीडियो पर तो खूब लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो, लाखों व्यूज और करोड़ों लाइक उन पर मिलते हैं। लेकिन जब हम अपने भारत देश की आन बान शान, हमारे देश की ताकत, हमारे देश की विदेश नीति और हमारे वीर सैनिकों की शौर्य गाथा लेकर आते हैं, तब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। अब जरा ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में साफ दिख रहा है कि 77.7% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यानी केवल 22% लोग ही सब्सक्राइब करके जुड़े रहते हैं। दोस्तों, मैंने आज तक आपसे कभी यह नहीं कहा कि चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने कभी भी रजत शर्मा की तरह सीधे सीधे अपील नहीं की। लेकिन जब मैंने ये ग्राफ देखा तो आज मुझे कहना पड़ रहा है, अगर आप सच में देशभक्त हैं, अगर आप सच में भारत माता की जय बोलना चाहते हैं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखिए। क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन और एक एक कमेंट हमें और मजबूती देता है, ताकि हम आपके सामने सच को निडर होकर रख सकें। अब आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि 57 मुस्लिम देशों ने मिलकर भारत और इजराइल के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रच दिया है। जी हां, इन देशों की कोशिश यही है कि भारत और इजराइल को घेर कर दबाया जाए। लेकिन ये लोग भूल गए कि भारत वो देश है जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है, जिसने चीन को लद्दाख की ऊंचाइयों पर करारा जवाब दिया है और जिसने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। अब जब ये 57 मुस्लिम देश मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, तो भारत ने भी ठान लिया है कि किसी को नहीं छोड़ेगा। और इसी रणनीति के तहत भारत का पहला हमला हुआ है सीधे सऊदी अरब पर। जी हां दोस्तों, ये वही सऊदी अरब है जो अब तक भारत का पार्टनर माना जाता था, जिसके साथ भारत के रिश्ते अच्छे बताए जाते थे। लेकिन हाल ही में सऊदी ने जो कदम उठाया, उसने भारत को मजबूर कर दिया कि भारत अब सऊदी पर भी कड़ा वार करे। दरअसल सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया है जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, और इसीलिए भारत ने समय रहते ही सऊदी को उठाकर पटक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को सऊदी पर हमला क्यों करना पड़ा? तो इसका सीधा जवाब है सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट। यह वही डिफेंस पैक्ट है जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा तो वो अटैक सऊदी पर माना जाएगा, और अगर सऊदी पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा। यानी भारत अगर कल को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए एयर स्ट्राइक करता है, तो वो हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि सऊदी पर भी माना जाएगा। और यही सबसे बड़ा खेल है जो पाकिस्तान और सऊदी ने मिलकर खेला है। अब जरा सोचिए, भारत इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, जिसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, क्या वो चुपचाप देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने तुरंत सऊदी को कड़ा संदेश दिया और भारत का यह संदेश पूरी दुनिया में गूंज उठा है। दोस्तों, अब जरा आप सोचकर देखिए कि पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क, जिसकी हालत यह है कि अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकता, जिसने IMF से भीख मांगकर अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरह जिंदा रखा है, वो अचानक सऊदी जैसा अमीर देश अपने साथ खड़ा कर लेता है और एक डिफेंस पैक्ट पर साइन करवा देता है। यह वही पाकिस्तान है जो हमेशा मुस्लिम उम्मा की दुहाई देता रहा है, और अब उसका पहला कार्ड यही था कि किसी तरह सऊदी को अपनी तरफ कर लिया जाए, ताकि जब भारत पाकिस्तान को घेरने आए तो सऊदी उसे बचाने के लिए आगे आ जाए। अब सवाल यही उठता है कि सऊदी ने ऐसा क्यों किया, जबकि भारत और सऊदी के बीच लंबे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे डिफेंस एक्सरसाइज हो, या फिर भारत में सऊदी का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन असल में सऊदी की चिंता यह है कि मिडिल ईस्ट अब धीरे धीरे जलता हुआ गोला बनता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच की जंग ने पहले ही आग लगा रखी है। उसके बाद इजराइल का कतर पर हमला हालात को और बिगाड़ चुका है, और यही वजह है कि अब सऊदी, कतर,
यूएई और बाकी मुस्लिम देश खुद को एक ग्रुप के रूप में सुरक्षित करना चाहते हैं। अब यहां पर पाकिस्तान को लग गया कि यही सबसे सही समय है अपना फायदा उठाने का। उसने सऊदी को समझाया कि अगर भारत या इजराइल कभी भी पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो यह सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का मसला बन जाएगा। और इसी तर्ज पर सऊदी और पाकिस्तान ने यह डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अब जरा गौर कीजिए कि इस डिफेंस पैक्ट में साफ साफ लिखा है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यानी कि अगर कोई देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो वह सऊदी पर भी हमला माना जाएगा, और अगर कोई देश सऊदी पर हमला करता है तो वह पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर भारत पाकिस्तान के किसी आतंकी कैंप को खत्म करता है तो यह अटैक पाकिस्तान का नहीं बल्कि सऊदी का भी माना जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया सुनती है, क्या वह चुपचाप यह सब बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। और हुआ भी यही। भारत ने तुरंत सऊदी को कड़ा संदेश दिया और यह संदेश सीधे भारत के विदेश मंत्रालय से आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि यह डिफेंस पैक्ट भारत के लिए बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हमें पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और अब यह कंफर्म हो चुका है। यह न केवल हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है बल्कि रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। और भारत चुपचाप बैठने वाला नहीं है। भारत सऊदी से जवाब मांगेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब यहां पर भारत ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया बल्कि भारत ने सऊदी पर पहला प्रेशर टैक्टिकल स्ट्राइक के तौर पर डाल दिया। जी हां, भारत ने सीधे सीधे सऊदी की उस पॉलिसी को ध्वस्त कर दिया जिसमें वो खुद को न्यूट्रल बताता था। भारत ने कहा कि अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो फिर उसे भारत के साथ दोस्ती का ढोंग बंद करना होगा। अब जरा सोचना दोस्तों, अगर कल को भारत पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है तो सऊदी को यह मानना होगा कि हमला उस पर भी हुआ है। ऐसे में भारत ने जो पहला हमला सऊदी पर किया वह सिर्फ मिलिट्री अटैक नहीं था बल्कि यह था सऊदी की पॉलिसी पर हमला, उसकी डिप्लोमेसी पर हमला और उसके दोहरे चरित्र पर हमला। आपको याद होगा कि इजराइल ने हाल ही में टर्की पर अटैक करने का प्लान बनाया था, और जैसे नाटो देशों के बीच एक नियम है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो वह सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा, ठीक उसी पैटर्न को पाकिस्तान मुस्लिम देशों में लागू करना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने पहले सऊदी को साथ लिया और अब बाकी देशों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अगर कोई इस तरह का मुस्लिम नाटो ग्रुप बनेगा तो भारत और इजराइल मिलकर इनकी जड़ें हिला देंगे। और यही वजह है कि भारत ने सऊदी को पहले ही वार्निंग दे दी है ताकि बाकी देशों को भी यह संदेश जाए कि अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश रची तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला है और इस पूरी जियोपॉलिटिकल जंग का असली मायना क्या है। क्या इजराइल, कतर, अमेरिका और भारत की भूमिका किस तरह से बदलती नजर आ रही है, और आखिरकार ये सब हमारे देश के लिए किस तरह का खतरा या अवसर ला सकता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह केवल सऊदी और पाकिस्तान का मामला नहीं रह गया है, यह अब एक बड़ा रेखा चित्र बन चुका है जिसमें इजराइल, कतर, ईरान, यूएई और अमेरिका सभी की भूमिका कहीं ना कहीं उलझ चुकी है और इस उलझन का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। इजराइल ने कतर पर जो हमला किया उससे सिर्फ खाड़े का एक हिस्सा जलाया नहीं गया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा संरचना हिल गई, और उसी के बाद जो प्रतिक्रियाएं आईं उन प्रतिक्रियाओं ने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हमें अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। अमेरिका हर बार हमारे लिए ढाल नहीं बन सकता, और यही कारण है कि अमीर मुस्लिम देशों ने मिलकर एक तरह का सुरक्षा जाल बुनने की योजना बनाई जिसमें पाकिस्तान ने अपनी काट छीनने के लिए सऊदी को साथ खड़ा कर लिया और सऊदी ने भी अपनी सुरक्षा की जरूरतों और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखकर यह सुदृढ़ साझेदारी कर ली। अब इस साझेदारी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वह सिर्फ एक देश का मामला नहीं रहेगा
बल्कि पूरे इस नए गठबंधन का मामला बन जाएगा। और यही वजह है कि भारत ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दी, क्योंकि अगर यह पैटर्न चलने दिया गया तो भारत के हाथ बन सकते थे और उसे हर बार हर इलाके में पॉलिटिकल दबाव झेलना पड़ेगा। अब बात आती है अमेरिका की। अमेरिका का रोल क्या होगा? अमेरिका ने हमेशा से क्षेत्रीय सुरक्षा में अपना इंटरेस्ट रखा है, लेकिन हालिया घटनाओं ने दिखाया कि अमेरिका हर बार समय पर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। कभी अचानक घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, और इसी असमंजस का फायदा उठाकर कुछ देश अपनी रेखाएं खींच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मार्क रूबियो जैसा राजनीतिक चेहरा इजरायल के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ, लेकिन इस समर्थन ने कुछ देशों के भरोसे को कम जरूर किया है, क्योंकि वे समझने लगे हैं कि अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी हमेशा स्थिर नहीं है। ऐसे समय में भारत ने खुलकर कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और किसी भी तरह की सामूहिक साजिश को कुचलने के लिए तैयार रहेगा। परंतु ध्यान रहे कि रक्षा केवल सैन्य नहीं है, कूटनीति, आर्थिक दबाव और रणनीतिक साझेदारियां भी उतनी ही मायने रखती हैं। इसलिए भारत ने अपने कदम सोच समझकर उठाए। सऊदी पर जो पहले कदम दिखे वे सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि कूटनीतिक मुहावरे का भी हिस्सा थे, ताकि सऊदी को यह संदेश मिले कि दोस्ती का मतलब केवल व्यापार और निवेश नहीं बल्कि भरोसा भी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत ने इजराइल के साथ कितनी मजबूती से खड़ा होना शुरू कर दिया है, क्योंकि भले ही इजराइल और भारत की दोस्ती पहले से रही है, पर अब वह दोस्ती और भी सामरिक स्तर पर जरूरी हो रही है। अगर मिडिल ईस्ट में भारी उलटफेर हुआ और मुस्लिम देशों का कोई ऐसा समूह बन गया जो भारत के विरुद्ध सामूहिक रुख अपनाए, तो भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा, न कि इसलिए कि हम किसी दूसरे देश के साथ लड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें अपने लोगों की सुरक्षा की गारंटी देनी है। और हमारी राजनीति में कोई भी ऐसा कदम नहीं चलेगा जिसे देखकर घर पर बैठे हमारे लोग असहज हो जाएं। इसी रणनीति का एक हिस्सा यह भी है कि भारत ने अब अपनी रक्षा साझेदारियों को और मजबूत कर लिया है। हमारी सेना, वायुसेना और नेवी, जो पहले से ही अभ्यासों में लगी रहती है, अब और भी अधिक चुस्त दुरुस्त हो रही है, ताकि किसी भी तरह की अभिकलन त्रुटि का फायदा दुश्मन न उठा पाए। इसके साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने आवाज बुलंद की है। हमारे विदेश मंत्रालय ने सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को लेकर स्पष्ट चिंताएं व्यक्त की हैं, और इस बिंदु पर यह कहा गया कि इस तरह के समझौते क्षेत्रीय स्थिरता को भंग कर सकते हैं और भारत को भी उसकी सुरक्षा पर विचार करना पड़ता है। और यही संदेश विश्व समुदाय तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि कई देश यह जानें कि यदि कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब यहीं पर एक बड़ी बात यह भी है कि सूचना युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक युद्ध, और यही वजह है कि मीडिया में कई नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। कुछ मीडिया हाउस इसको बड़े विश्लेषण के साथ दिखा रहे हैं, जबकि कुछ सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट फैला रहे हैं। इसलिए ऐसे माहौल में सच्चाई को पहचानना और उसे सही संदर्भ में रखना जरूरी है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको ठोस तथ्यों के साथ समझाया जा सके कि किस तरह की हवा बन रही है और हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। अब आइए कुछ संभावित परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। पहला परिदृश्य यह है कि अगर इस गठबंधन ने बढ़ चढ़कर अपनी सीमाएं बढ़ा दी और वे देशों ने एक औपचारिक सामूहिक रक्षा समझौते को लागू कर दिया, तो यह क्षेत्रीय तनाव को और गहरा कर देगा, और ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज को और शक्तिशाली बनाना होगा, और साथ ही सैन्य तैयारियां भी तेज करनी होंगी। दूसरा परिदृश्य यह है कि कूटनीति से रास्ता निकल सकता है, और इसके लिए बीते कुछ दिनों में जो पहलें हुई हैं उनसे संकेत मिलता है कि मध्यस्थ देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसे प्लेटफॉर्मों के जरिए शांति को प्राथमिकता दी जा सकती है। तीसरा परिदृश्य यह है कि यदि किसी भी तरह की झड़प स्थानीय बनी रहती है और बड़े स्तर पर नहीं फैलती, तो भारत के लिए प्रबंधन करना अपेक्षाकृत आसान रहेगा, क्योंकि उसे वैश्विक स्तर पर गठबंधन के विरुद्ध अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा। इन सभी परिदृश्यों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी राजनैतिक व सैन्य नेतृत्व पर पड़ी दिखती है कि वे सही समय पर सही रणनीति अपनाएं और हमारी जनता को असुरक्षित महसूस न होने दें। अब आप लोग पूछेंगे कि आम नागरिक के लिए क्या करें,
सबसे पहला काम है सूचनाओं का सही मूल्यांकन। किसी भी अफवाह पर भरोसा करके पैनिक न फैलाएं। समाज में शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की दुष्प्रचार कड़ियों को रिपोर्ट करें। दूसरे, देशभक्ति केवल नारे लगाने से नहीं होती, नागरिकता की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने से होती है। अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, अपने पड़ोसी के साथ मेल जोल बनाए रखें और देश की ताकत बनने के लिए हर क्षेत्र में योगदान दें। इसी तरह हमारी आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए हमें स्थानीय उद्योगों का समर्थन करना होगा ताकि किसी भी विदेशी दबाव का हमें ज्यादा असर न पड़े। तीसरा, अगर आप मीडिया देख रहे हैं तो भरोसेमंद स्रोतों को ही प्राथमिकता दें और सोशल मीडिया पर अपने शेयर को सोच समझकर करें। अब बात करते हैं अंतिम रणनीति की। भारत की रणनीति अब साफ हो गई है। कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों एक साथ चलेगी। दोस्ती और भरोसे को तौला जाएगा और अगर कोई देश खुलेआम हमारे विरुद्ध खड़ा होता है तो दुनिया के सामने उसके निहित उद्देश्यों को बेनकाब किया जाएगा। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के चौंकाने वाले तंत्रों का उपयोग भी करेगा ताकि किसी भी तरह के अनुचित सैन्य गठबंधन या अघोषित नाटो अंदाज के समूह को रोकने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाया जा सके। और सबसे अहम बात यह है कि हम किसी भी तरह की लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हमारा लक्ष्य है शांति और स्थिरता, पर साथ ही हम अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी तरह के खतरे का प्रभावी उत्तर देने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, ये पूरा नक्शा यही कहता है कि यह समय सोच समझकर कदम उठाने का समय है, गुस्से और अफवाहों में आकर निर्णय लेने का नहीं। अंत में मैं आपसे फिर एक बार विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त की हैसियत से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट